नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 26 जिसका नाम है वायु और जल। इसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी वायु प्रदूषण के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको अपन कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, जो कि हमारे वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, सल्फर के ऑक्साइड की और आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे क्या है, आपके प्राथमिक प्रदूषक है जो इस वायु को प्रदूषित करते हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें द्वितीयक प्रदूषक की तो उसके अंदर आपकी स्मोग आ जाता है, आपके भूपटल पे जो ओजोन है वो आ जाती है। तो ये जो कारक है वो आपके वायु को प्रदूषित करते हैं और ये हमने पढ़ा पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जल के बारे में, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही क्या है यहाँ पर, वायु और जल। वायु अपना कंप्लीट हो चुका है, जल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, आप सभी को पता है कि जो जल है उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। क्यों? हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, हर एक काम के लिए, सब्जी पकानी है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है तो हमें पानी की जरूरत होती ही होती है। चाहे सब्जियां उगानी है, फसल उगाने के लिए, उनकी सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, घरों की साफ सफाई के लिए पानी चाहिए होता है। तो जल एक क्या ऐसी चीज है जिस पर हम पूर्णतया निर्भर है। ठीक है। अब क्या हमें पानी सिर्फ एक दो साधनों से ही मिलता है? बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, जल प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई नदी है, कुएं हैं, तालाब है, ये सारे आपके क्या है, जल के स्रोत है। लेकिन अब अपन इस तरीके से बात करें कि जो अपनी पृथ्वी है उसके लगभग 70% भाग पर पानी है, लेकिन फिर भी हम उस पूरे पानी को काम में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे योग्य नहीं है। जो समुद्रों का पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा खारा होता है। तो यहाँ पर इसी सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जल, जिसमें इसके स्रोत और गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। तो पृथ्वी की सतह पर समुद्रों, नदियों, झीलों में 3/4 से अधिक क्या है, आपका जल है। यानी कि 75% से भी ज्यादा आपके यहाँ पे क्या है, जल है। यह पृथ्वी के भूपटल के अंदर भी मिलता है। हमें कुओं से मिलने वाला अधिकतर जल इसी स्रोत से प्राप्त होता है। यानी कि जब आपने देखा होगा खुदाई होती है, बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं, गहरे कुएं, वहां पर अंदर पानी निकलता है, तो यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी क्या है, जल है, जिससे हमें जल प्राप्त होता है कुओं से। ठीक है। जल के स्रोतों की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखिए, वर्षा, झील, कुएं, नदियां, समुद्रीय जल के क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। क्या हमने थोड़ी बनाया है इनको? जैसे अगर अपन बात करें बड़ी बड़ी टंकियों की, टैंकर की, तो वो तो मानव के द्वारा निर्मित होती है और उनमें उन जल का संग्रहण करके रख लिया जाता है। लेकिन क्या झीलों को, तालाबों को, समुद्रों को मनुष्य ने बनाया है क्या? नहीं, ये तो आपके क्या है, प्राकृतिक जल के स्रोत है। वर्षा के जल की अगर अपन बात करें तो देखो, वर्षा का जल वो जो है, अपन ऐसे कहते हैं ना कि बिल्कुल शुद्ध पानी होता है वर्षा का। कैसे? तो देखो, जो आपके समुद्र है, इन समुद्रों से क्या होता है, तालाबों से, समुद्रों से ये जो जल है वो वाष्पित होता है। वाष्पित होके किस में बदल जाता है? वाष्पित होके ये जाता है ऊपर वाष्प के रूप में। ठीक है। अब ये वाष्पित हो गया। अब वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो वाष्प है वो आपके क्या होती है, संघनित होती है और जो है द्रव की फॉर्म में बदल जाती है, यानी कि पास पास आ जाते हैं जल के अणु, और फिर वही आपके क्या है, वर्षा के जल के रूप में क्या आती है, नीचे आती है। तो ये जो वर्षा का जल होता है वो आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। तो देखिए, वर्षा के जल में अशुद्धता न होने के कारण इसे प्राकृतिक जल का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। इसमें क्या होता है, अशुद्धियां नहीं होती। हाँ, अगर हम बात करें एसिड रेन की, अम्लीय वर्षा की, तो उसमें अशुद्धियां होती हैं।
है ना। सूर्य की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी वाष्पित होकर जल से वाष्प बन जाता है और वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान जल की अशुद्धियां क्या रह जाती है, नीचे। अशुद्धियां तो नीचे रह गई, जो पानी है वो उड़कर ऊपर चला गया वाष्प के रूप में। जल वाष्प वायुमंडल में ऊपर जाकर संघनन द्वारा बादल बनाती है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो संघनित होते हैं, पास पास आते हैं और आपके क्या बन जाते हैं, बादल। जल की बूंदें वर्षा के रूप में क्या होती है, नीचे आती है। तो ये हुई आपकी किसकी, वर्षा की जल की बात। अब बात करें स्रोतों का जल, तो देखिए वर्षा के जल का मृदा में रिसाव होने से स्रोत बनता है। अब पानी जब धरती पर आया तो जो मिट्टी है उसने पानी को सोख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें रिसाव होने के कारण आपके कैसा जल बनता है, स्रोत का जल बनता है। स्रोतों जैसे कि कुआं और झील से जल की आपूर्ति होती है। अब आपको पता है कि कुएं है, झील है, वो अंदर की साइड, जैसे आप पूरी खुदाई करते हैं तो कुआं वहां पर आप बना लेते हैं, तो अंदर से उस पानी को आप क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं। आगे देखिए, तीसरी बात करते हैं यहाँ पर कुएं के जल की। तो देखो वर्षा का जल मृदा में रिसने पर नीचे चला जाता है और पत्थरों या कठोर भूपटल पर एकत्रित हो जाता है। तो अब यहाँ पर कठोर पत्थर और भूपटल जिसमें जो वो जल एकत्रित हो गया, उसी को ही अपन ने कुएं का रूप देकर, खुदाई करके कुएं का रूप दिया और उससे उस प्राकृतिक जल को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। नदी का जल, पहाड़ों की बर्फ पिघलने से तथा कभी कभी वर्षा के पानी से नदियां बनती हैं। अब बहुत सारी नदियां आपने नाम सुना होगा, गंगा है, यमुना है, बहुत सारी नदियां हैं अपनी। तो यहाँ पर पानी कैसे आया, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। वर्षा जो है हुई, उससे आपके नदियां बहती रहती है। आपने सुना होगा ना कई बार कि यहाँ पर बारिश न होने के कारण ये नदी जो है वो आपकी सूखी पड़ गई। तो वर्षा का जल आता है तभी ये नदी आपकी बहती रहती है। और पहाड़ों की बर्फ जो पिघलती है वो भी आपके किस में आती है, पिघलकर नदियों में आती है और इस तरीके से आपके नदियों का पानी बना रहता है। आगे देखिए, समुद्र का जल, यह साधारणतः नमक व अन्य रसायनों का स्रोत है। तो जो आपके समुद्र का जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खारा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा अशुद्धियां पाई जाती है। अब अशुद्ध जल को आप पी नहीं सकते, काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ पर यह साधारणतः नमक और अन्य रसायनों का स्रोत है, यह जल का सबसे अशुद्ध रूप है। तो आपने सुना होगा महासागरों के बारे में। अब ये समुद्र होते हैं लेकिन ये खारे होते हैं, तो इनका पानी हम काम में नहीं ले सकते, पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपके क्या है, अशुद्ध रूप है। तो ये तो बात हुई किसकी, जल के स्रोतों की, कि आपके कैसे वर्षा के जल से, कुएं से, नदी से, तालाबों से, झीलों से अपन को पानी प्राप्त होता है। क्लियर। आगे देखिए, अब बात करते हैं जल को पीने योग्य बनाने के लिए इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। जो अशुद्ध जल है उसको आप शुद्ध रूप में कैसे परिवर्तित करोगे। तो देखो आपने देखा होगा बहुत, या आपके घरों में अभी भी ऐसा करते होंगे कि जो है पानी को छान कर भरा जाता है मटके में, या तो कपड़ा लगाते, एक सूती सा कपड़ा मटके के ऊपर पतला सा, और फिर जब नल आते हैं तो उस पानी को उस कपड़े से छान के भरा जाता है, जिससे जो अशुद्धियां हैं वो कपड़े पर रह जाती है ना। आपने देखा होगा कई बार ऐसे। तो ऐसे या तो छान कर जो है पानी की जो अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जाता है, या फिर निथार कर। कैसे निथार कर, जैसे एक किसी बर्तन में पानी भरा और उसको स्टेबल रहने दिया, स्थिर रहने दिया, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया, तो जो अशुद्धियां होती है वो तली पर जमा हो जाती है नीचे। तो बहुत आराम से निथार के जो ऊपर से पानी है उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। निथार कर हो गया, छान कर हो गया। तीसरा कैसे, कि पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं उनको भी तो मारना जरूरी है, तो पानी को उबाला जाता है। उबालने से क्या होता है, उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु हैं वो आपके मर जाते हैं। उबालने से क्या होगा, जो अशुद्धि है वो नीचे तली पर बैठ जाती है, और उसमें अगर कोई ऐसी अशुद्धि है नमक वाली तो वो आपके साइड में ऐसे जमा हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ विधियों के द्वारा जल का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। देखिए, निस्तारण या निथार कर
अघुलनशील अशुद्धियां जो होती है, जो पानी के अंदर नहीं घुलती है, उनको अपन दूर कर सकते हैं निथार कर। कैसे? वो आपके तली पर जमा हो जाती है। तो देखो, निस्तारण पृथक्करण की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ सतह पर नीचे एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने किसी बर्तन में पानी को भरा तो नीचे जो है वो आपकी अशुद्धियां क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, और ये आपके पानी ऊपर ऊपर रहता है। ठीक है, एवं द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता है। तो ऊपर का जो पानी है उसको आराम से अपन बहुत सावधानी के साथ उसको छानकर अलग कर लेते हैं। जल को एक पात्र में कुछ समय के लिए रखना होता है, उसको स्थिर रखना होता है। अगर बार बार हिलाएंगे तो बार बार वो गंदगी बैठ ही नहीं पाएगी नीचे। निलंबित अघुलनशील ठोस पदार्थ सतह पर जमा हो जाते हैं नीचे। इस तरीके से ये जो ठोस पदार्थ है वो नीचे जमा हो गए। स्वच्छ जल को सावधानी के साथ छानकर अलग पात्र में एकत्र कर लिया जाता है। तो ये क्या है, आपके शुद्धिकरण के लिए पहली विधि, यानी कि निथार कर निस्तारण विधि के द्वारा अपन इस जल को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा देखिए, फिल्टर करके। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना। तो अपन पानी को छानकर जो है वो शुद्ध, उसकी अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। कोई भी सूती कपड़ा है या छलनी है, उससे पानी को छान के भरा जाता है। तो देखो, फिल्टर करके या छान कर भी अघुलनशील अशुद्धियां दूर की जा सकती है। यह निस्तारण से प्रभावी तरीका है। क्यों निस्तारण से प्रभावी तरीका क्यों है? क्योंकि जब निस्तारण में आपने क्या किया कि जो पात्र है उसको रख दिया, नीचे आपकी अशुद्धियां रह गई, नीचे बैठ गई। जब आप उसको भरोगे तो वो अशुद्धियां वापस पानी में आ सकती है। तो डायरेक्ट क्या किया अपन ने, पहले ही कपड़ा लगा दिया जिससे अशुद्धियां जो है उस कपड़े पर या छलनी पर ही रह जाए। तो देखिए, और अघुलनशील अशुद्धियों के बहुत छोटे कणों को भी दूर कर देती है। इसमें कपड़े का एक टुकड़ा एक सस्ते व आसानी से उपलब्ध फिल्टर की तरह इस्तेमाल होता है। तो मटका होता है ना, उसके ऊपर ऐसे वो कपड़ा लगा दिया जाता है और फिर उसमें पानी भरा जाता है। तो ऐसे छान कर अपन जो अघुलनशील अशुद्धियां है उनको दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, साधारणतः जल फिल्टर में कैंडल का उपयोग करता है, जो छिद्र युक्त पदार्थ के बने होते हैं। शुद्ध जल इसमें से गुजरता है और अशुद्धियां जो है वो कैंडल की बाहरी सतह पर रह जाती है। तो ये क्या है, आपकी कैंडल देखिए, इसमें से जो है आपको ये छिद्र नजर आ रहे होंगे। तो अशुद्धियां बाहर रह जाती है और पानी जो है अपना अंदर आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, उबाल कर अपन जो है पानी को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे? तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, उबालने का मतलब क्या है, अपन उसके तापमान में वृद्धि करके, यानी कि उसको बहुत ज्यादा ऊष्मा देके, ऊष्मा देने पर क्या होगा, उसको तापमान मिलेगा। तो तापमान ज्यादा होने पर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, ये क्या होते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, यानी कि इनकी सहन क्षमता नहीं होती उस तापमान को सहने की। तो यहाँ पर ये जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तापमान बढ़ाने से ये जीवाणु मर जाते हैं, यानी कि जो अशुद्धियां है वो दूर हो गई। देखिए, जल के बैक्टीरिया व अन्य जीवाणु मर जाते हैं। जब उबले हुए जल को ठंडा किया जाता है तो भारी अशुद्धियां नीचे तली पर बैठ जाती है और जल में घुला हुआ नमक सतह पर पतली सी परत के रूप में जम जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, झाग, यानी कि स्कम कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उबाल कर हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तभी तो अपन कहते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? जिससे उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाए, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा कर सकते हैं। चलिए, क्लोनीकरण के द्वारा तो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया आदि आपके मर जाते हैं क्लोनीकरण विधि के द्वारा। देखिए, अब बात करते हैं किसकी, जल के गुणधर्मों की, कि जल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से इसके गुण होते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आई कि किस तरीके से हम में जो जल है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। दूसरा, हम किन किन विधि के द्वारा जल को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा, हम बात करते हैं यहाँ पर जल के गुणधर्मों की। देखिए, पहली प्रॉपर्टी कि जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब क्या होता है? देखिए, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देखिए, जो आपके सॉल्वेंट है या विलायक है वो क्या होता है,
एक चीज होती है आपके विलेय, दूसरी आपकी चीज होती है विलायक और तीसरी चीज होती है आपके विलयन। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। अब इनमें आप कैसे कैसे अंतर करते हो? जो विलेय होता है ना, ये वो पदार्थ है जो किसी के अंदर घोला जाता है। जैसे कि मैंने ले लिया चीनी, ठीक है, तो चीनी यहाँ पर क्या हो गई? विलेय हो गई, क्योंकि ये किसके अंदर घोली जाएगी? मैंने ले लिया पानी, तो पानी यहाँ पर क्या है मेरे पास? विलायक है। पानी क्या है मेरे पास यहाँ पर? विलायक। इस पानी के अंदर मैंने क्या किया? इस चीनी को घोल दिया, तो चीनी विलेय हो गया। जो घुल रहा है वो आपके विलेय है, जिसमें घोला जाता है वो आपके विलायक है, और जो फिर उनका मिश्रण बनता है उसको अपन कहते हैं विलयन। ठीक है, तो चीनी और पानी का जो मिश्रण बना वो आपके क्या है? विलयन है। तो ये विलायक है कौन? अच्छा, आपका जल। कैसे? इसमें देखो, आप नमक घोलो घुल जाएगा, इसमें कोई गैस घोलो वो घुल जाएगी, ऑक्सीजन गैस घोल दो घुल जाएगी पानी के अंदर, इसमें आप चीनी घोलो घुल जाएगी, है ना? तो ये क्या है? आपके अच्छा विलायक है, यानी कि इसमें आप कुछ पदार्थों को क्या कर सकते हो? घोल सकते हो। ठीक है, तो देखो, जल निश्चित ही सबसे उत्तम और अति आवश्यक विलायकों में से क्या है? एक है। बहुत सारे पदार्थ, ठोस पदार्थ जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, और गैसीय पदार्थ जैसे कि आपके ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुल जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, और ये इसकी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है। जल का यह गुण पौधों को मिट्टी से भोजन और खनिज तत्व लेने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, आ गई बात यहाँ पर समझ में? तो ये क्या है? आपका जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है। क्लियर? आगे देखिए, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, कठोर जल और मृदु जल। अब ये कठोर जल और मृदु जल क्या होता है? सॉफ्ट वाटर आपके यानी कि मृदु जल, और हार्श वाटर आपके कठोर जल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो आपका मृदु जल होता है, जो आपके मृदु जल होता है, उसमें अशुद्धियां नहीं होती कैल्शियम और मैग्नीशियम की, है ना? जबकि जो आपका कठोर जल होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है। अब क्या होता है? डिफरेंस इनमें क्या है कि जो अपना साबुन होता है ना, वो साबुन अपने मृदु जल के साथ झाग देता है, लेकिन जो आपका कठोर जल है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है, वहां पर आपके ये जो साबुन है वो झाग नहीं देता। साबुन क्या होता है? झाग नहीं देगा, जबकि मृदु जल के साथ साबुन जो है वो आपका क्या देता है? झाग देता है। ठीक है, तो ऐसे में जो ये कठोर जल है ना, इसका मृदुकरण किया जाता है, यानी कि इसको सॉफ्ट बनाया जाता है, जिससे भाई हमारा साबुन जो है वो झाग दे, है ना? देखिए, जल साबुन के साथ झाग बनाता है, जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सफाई के लिए। अपन को कपड़े धोने हैं, अगर साबुन झाग नहीं बनाएगा तो सफाई नहीं होगी। अपन को हाथ धोने हैं, झाग नहीं बनाएगा तो यानी कि अपने हाथों की गंदगी नहीं निकलेगी। तो यह क्या कहलाता है? आपका मृदु जल कहलाता है। क्लियर? कभी कभी जल के अन्य स्रोतों जैसे कि नदी और हैंडपंप के जल से साबुन जो है वो झाग नहीं दे पाता, यानी कि ये इसमें घुलनशील नहीं होता, तो इसको अपन क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। अब कठोर जल में आपका जो अपमार्जक होता है ना, डिटर्जेंट, वो आपके काम आता है। अपमार्जक जो है वो कठोर जल के साथ भी झाग देता है। क्लियर? देखिए, साबुन एक सोडियम लवण है जिसे अपन सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। आपके साबुन क्या होते हैं? दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। देखिए, साबुन की मैं डेफिनेशन एक बार इधर लिख देती हूँ। देखिए, साबुन के किसे कहते हैं अपन? साबुन जो होते हैं वो दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण।
ये आपके क्या होते हैं, साबुन। ठीक है, यानी कि दीर्घ श्रृंखला को मैंने लिख दिया है R से। ठीक है, ये है आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, तो ये क्या है, आपका साबुन है। ठीक है, देखिए साबुन एक सोडियम लवण है जिसे अपन सोडियम स्टीयरेट कहते हैं, जो कि आपके क्या है, जल में घुलनशील है। अतः कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है। तो अगर आपसे मृदु जल और कठोर जल में अंतर पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मृदु जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां नहीं होती, जबकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती है। जो मृदु जल होता है उसमें आपके साबुन झाग बनाता है, लेकिन कठोर जल के अंदर साबुन झाग नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां हैं। तो आपके कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, साबुन के साथ मिलकर कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीयरेट के अवशेष बनाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बनाता है, जो चिकने स्कम होते हैं, है ना। तो इसी वजह से आपके वो गंदगी है नहीं निकलती कठोर जल में साबुन के साथ। ठीक है, देखिए स्कम के बनने से झाग नहीं बनता है और सफाई भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए साबुन झाग नहीं देता कठोर जल में। सोडियम स्टीयरेट यानी कि आपका साबुन है, कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम स्टीयरेट यानी कि स्कम बनाता है और सोडियम सल्फेट बनाता है। तो इस स्कम की वजह से क्या होगा, आपके झाग नहीं बनते हैं। वह जल जो साबुन के साथ झाग बनाता है वो आपका मृदु जल कहलाता है, और जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता उसको अपन क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस आया समझ में। जल की कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के वजह से होती है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां पाई जाती है किसमें, कठोर जल के अंदर। अब देखिए कठोर जल का मृदु जल में कैसे परिवर्तन करते हैं। जो कठोर जल है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां हैं, किसमें, कठोर जल में, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की अशुद्धियां हैं, अब इसको मृदु जल में परिवर्तित करना है, यानी कि इसका क्या करना है, मृदुकरण करना है, जिससे हमारा साबुन जो है वो काम कर सके भाई। तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर अपन क्या कर सकते हैं, जल का मृदुकरण। अगर ये अशुद्धियां नहीं होगी तो क्या वो कठोर जल होगा, नहीं। तो बीच की बवाल तो कौन है यहाँ पर, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, तो इनको अपन को हटाना है। अगर अपन ने इनको हटा दिया तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर क्या, जल का मृदुकरण। ठीक है, जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक आपके अस्थायी कठोरता और एक आपकी होती है स्थायी कठोरता। देखिए अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्परेरी, जो हमेशा के लिए नहीं रहती, टेम्परेरी है जो। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता जल में घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी क्या है, बाइकार्बोनेट है, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। इसे कार्बोनेट की कठोरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर, इसे कार्बोनेट की कठोरता कहा जाता है, जिसको अपन अस्थायी कठोरता कह रहे हैं। इसे उबाल कर या धावन सोडे जैसे रसायनों के साथ अभिक्रिया करके दूर किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो धावन सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको अपन वॉशिंग सोडा बोलते हैं, आपका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये क्या है आपका, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा है ये आपका। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ अभिक्रिया करके अपन इसको दूर कर सकते हैं। देखिए पहला है उबालना। कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अपघटित होकर मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, यानी कि जब ये अपघटित होंगे बाइकार्बोनेट तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 बनाएंगे। ये कार्बोनेट लवण जल में क्या होते हैं, अघुलनशील, और ये आसानी से पानी में क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, उबालने से। देखिए यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये CaHCO3 का होल 2,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपने इसको उबाला यानी कि इसको ऊष्मा दी, तो ये किस में परिवर्तित हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जो कि क्या है, जल में अघुलनशील है, तो वो नीचे सरफेस पे आ जाएगा। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि क्या है, अघुलनशील है, और वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ना। अब जिसको अपन ने अस्थायी कठोरता कहा है, अब इसको भी उबाला, उबालने से आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना यहाँ पर, और ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो क्या है, आपके अघुलनशील है, वो भी आपके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको क्या कर सकते हैं, स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं और जल का मृदुकरण किया जा सकता है। आगे देखिए, दूसरा है सोडा चूना द्वारा, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लार्क पद्धति कहा जाता है। किसके द्वारा, सोडा चूना के द्वारा। देखिए, निर्धारित मात्रा में भुजा हुआ चूना कठोर जल में अपन लेते हैं, तो घुलनशील बाइकार्बोनेट जो है वो अघुलनशील कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, भुजा हुआ चूना। भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन इसको बोलते हैं। ये क्या है, आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे को ही अपन ने क्या कहा है, भुजा चूना कहा है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ये आपका क्या होता है, CaO, ये होता है बिना भुजा चूना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ कि आपके जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसको अपन ने किसके साथ यहाँ पर क्रिया करवाई है, जो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना है उसके साथ। तो गर्म करने पर आपके फिर क्या मिल गया, ये चूना यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अघुलनशील है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो भुजा चूना है उसके साथ क्या करवाया, इसको रिएक्ट करवाया, तो आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, यानी कि अघुलनशील कार्बोनेट में परिवर्तित हो गया। कौन, जो कि घुलनशील आपके क्या थे, बाइकार्बोनेट थे। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये कौन सी विधि है आपकी, क्लार्क विधि इसको कहा जाता है, सोडा चूना विधि। दूसरी आपकी आती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता का मतलब क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील क्लोराइड और व सल्फेट लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। जो आपकी अस्थायी कठोरता थी वो किसकी वजह से हो रही थी, बाइकार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसको अपन ने कार्बोनेट कठोरता भी कहा था। जो स्थायी कठोरता है वो किसकी वजह से है, घुलनशील क्लोराइड और सल्फेट लवणों की वजह से। इसे अपन गैर कार्बोनेट कठोरता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है नहीं। कार्बोनेट का मतलब क्या है, जिसमें आपके CO3 प्रेजेंट है ना, वो आपके कार्बोनेट है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना है, जिसमें CO3 है वो आपके क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, देखिए, कपड़े धोने वाले सोडे और आयन विनिमय पद्धति के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। देखिए, कपड़े धोने वाले सोडे, जिसको अपन क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपका होता है वॉशिंग सोडा। इसको मिलाने के द्वारा निर्धारित मात्रा में अपन ने क्या लिया, वॉशिंग सोडा से अभिक्रिया करवाई इसकी। तो वॉशिंग सोडा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है। देखो क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड, ये स्थायी कठोरता है जल की। ठीक है, क्योंकि स्थायी कठोरता में क्या होता है कि इसके क्लोराइड और सल्फोनेट जो लवण होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। तो क्लोराइड है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड, इसमें क्या डाला, धावन सोडा, जिसको मैंने क्या कहा, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो इन्होंने क्या बनाया, अघुलनशील कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर बना लिया। क्लियर, तो ये आपके क्या भाई, इस स्थायी कठोरता को अपन ने दूर कर लिया। दूसरा देखो, मैग्नीशियम सल्फेट है,
क्योंकि आपके स्थायी कठोरता में या तो क्लोराइड या फिर आपके क्या होते हैं सल्फेट लवण। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट धावन सोडे के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई तो आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, जो कि क्या है अघुलनशील। तो ये क्या होते हैं पानी में नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट बनाएंगे, अवक्षेप बनाएंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर हुई कि स्थायी कठोरता और जो आपके अस्थायी कठोरता है उनको कैसे दूर किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए, दूसरी है आपकी आयन विनिमय पद्धति के द्वारा। दो प्रकार के आयन विनिमयक होते हैं, एक होते हैं आपके अकार्बनिक आयन विनिमयक और आपके कार्बनिक आयन विनिमयक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अकार्बनिक की। इसमें जो जियोलाइट होता है नाम के संकुल यौगिकों को जल मृदुकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको इसमें नाम याद रखने हैं। क्या? अब अकार्बनिक आयन विनिमय पद्धति में क्या किया है, जियोलाइट को अपन ने काम में लिया है, जो कठोर जल है उसको मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। जल को कठोर बनाने वाले लवण अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट अवक्षेप बनाते हैं। जब अपन ने इस जियोलाइट को डाला उस कठोर जल में तो क्या हुआ, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की शुद्धियां हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, जो कि अघुलनशील होगा, यानी कि वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। इनके उपयोग के बाद कुछ समय के लिए जियोलाइट 10% NaCl जो है, जिसको अपन कहते हैं ब्राइन, विलयन में डुबोकर पुनरुत्पादित किया जा सकता है और तब क्लोराइड को धोकर बाहर कर देता है। इस धुलाई को अलग करके घुलनशील सोडियम लवण द्वारा इसे क्या कर जा सकता है, बदला जा सकता है। इस मेथड के द्वारा देखिए, इस जो कंटेनर है उसमें क्या है, कठोर जल का यहाँ से प्रवेश करवा दिया। अब इसमें क्या डाला है, जियोलाइट डाला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, जियोलाइट। अब यहाँ पर इसके साथ जब रिएक्शन होगी इसकी कठोर जल की, किसके साथ, जियोलाइट के साथ, तो यहाँ पर ये NaCl का विलयन, ठीक है, उसका प्रवेश है, उसके लिए यहाँ पर द्वार है। इस नल के द्वारा गंदगी को अपन क्या कर देंगे, क्योंकि अवक्षेप बना है यहाँ पर कठोर जल के साथ रिएक्शन कराने पर आपके जियोलाइट वाला अवक्षेप बना है, प्रेसिपिटेट बना है, देखो खुरदरी रेत, तो उसको अपन इस नल के द्वारा क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और जो मृदु जल है उसको यहाँ पर इस जो टोटी है, नल है, उसके द्वारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अकार्बनिक वाले में अपन ने ये किया, जियोलाइट इसमें डाला। क्लियर? दूसरा देखिए, कार्बनिक आयन विनिमय प्रक्रम। कार्बनिक आयन विनिमय प्रक्रम से मिला जल धनायनों और ऋणायनों से मुक्त होता है और यह है विखनिजीकृत जल या विआयनीकृत जल कहलाता है। क्यों ये आपके विआयनीकृत जल कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर ना तो धनायन होंगे और ना ही क्या होंगे, ऋण आयन होंगे। तो ये आयनों से मुक्त है ना, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, विआयनीकृत जल कहते हैं। देखिए अब अपनी अगली प्रॉपर्टी आती है जल की ध्रुवीय प्रकृति। जल की ध्रुवीय प्रकृति देखिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, HOH, यही होता है H2O यानी कि HOH। जल अनावेशित अणु है, फिर भी इसमें कुछ धनात्मक आवेश, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है तो H+, ठीक है, और ऋणात्मक आवेश जो कि आपके ऑक्सीजन पे होता है यानी कि OH-, ठीक है। यह एक ध्रुवीय विलायक है। जब अपन ने इसको अलग अलग किया तो देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, अब इस हाइड्रोजन में तो क्या होता है प्लस, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऋण आवेश यानी कि माइनस, तो इसकी क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आगे है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करती है और जल की ऊपरी सतह पर उपस्थित जल के अणुओं द्वारा उत्पन्न तनाव आपके क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्लियर हुई? तो ये क्या है, आपके जल के गुणधर्म है। हमने इस क्लास के अंदर किस किस चीज के बारे में पढ़ा है, तो देखिए हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है सबसे पहले कि जल के स्रोत, जैसे कि नदी का जल, कुएं का जल, वर्षा का जल, स्रोतों का जल।
दूसरा हमने यहाँ पर बात की है जो जल है उसके अंदर कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उसकी बात हमने की है। कैसे हमने कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया है उसकी बात हमने यहाँ पर की है। कैसे जल का शुद्धिकरण किया जाता है, उबाल कर, छान कर, निथार कर, ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। आप सभी को समझ में आई यहाँ तक? बात क्लियर है सभी को? चलिए, आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।